वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट एग्जाम आप लोग देते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को क्या कवर किया गया है सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और महत्वपूर्ण सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड में यह टॉपिक आएगा, आंतरिक सुरक्षा, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें आपको अमृतपाल का जो गिरफ्तारी हुआ है, संबंधित डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, जो मामला था भिंडरवाल मामला था, उस पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है जब यह पंजाब में मामला हुआ था। तो उसी के संदर्भ में यह आपको टॉपिक कवर करना है। तो थोड़ा सा नज़र रखना आगे आगे इस पर क्या एनआई की जांच होती है, आईबी रोज सभी पर जांच हो, क्या प्रक्रिया आती है, तो इस पर चर्चा करने का विषय बन जाएगा। तो क्या करना है, 37 दिनों का जो फरार खालिस्तान समर्थक है अलगाववादी अमृतपाल से कल गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इस पर लगाया गया और ये सब टॉपिक पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग क्या करना है, जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है युक्ति आईएएस पर, युक्ति आईएएस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइएगा वहां पर युक्ति आईएएस सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट आपको 2022 दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जाइएगा, वहां पर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जाके प्लीज़ सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद चीज़ जैसे ही आप लोग अपडेट हो जाइएगा तो जो चीज़ें बताई जा रही है बार बार रिपीट होता है वो सब टॉपिक से आप लोग बच जाइएगा और आउटपुट बहुत अधिक निकलेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जितने टॉपिक में मेरे द्वारा कवर किया जाता है डेली 8 से 10 टॉपिक, वो पॉसिबल नहीं है कि हर छोटी छोटी बातों को कवर करके किया जा सके। इसलिए सपोर्ट आपके तरफ से भी अपेक्षित है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर वीडियो को जाके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा हम किस किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे रॉ एजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंस रॉ एजेंसी क्या है, आईबी क्या है, ये सब स्वयं भी खुफिया एजेंसी क्या है, ये सब पर स्वयं भी गूगल सर्च करके देख सकते हैं या वेबसाइट, इसका गवर्नमेंट वेबसाइट है उसे भी देखकर आप सर्च कर सकते हैं। ये सब आम चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को देखती है और सरकार के अधीन कार्य करती है। तो देखिए कौन था भिंडरवाला, मैंने मामला जब था उस पर आपको जो ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था उस पर भी मैंने आप लोगों को टॉपिक कवर किया हूँ। और जो स्टूडेंट हैं, जो आप नोट रेगुलर जो नोट बनाते हैं, वो नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस दिन यह हुआ था, तो न्यू स्टूडेंट को कम से कम हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। तो कम से कम आप लोग ओल्ड स्टूडेंट भी आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे न्यू स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ क्यूरी आया था जहाँ समस्या न्यू स्टूडेंट को हो रहा था। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिएगा, सभी एक दूसरे के साथ सहयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भिंडरवाल मामला था जहाँ पर आपको क्या था कि 1982 के आसपास जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक अर्थात भारत से पंजाब का एक क्षेत्र है वहाँ से एक खालिस्तान, और यह अजीबो गरीब विडंबना है कि केवल पंजाब क्षेत्र के जो जो धर्मस्थली है, पंजाबी धर्मस्थली, उसको है ना अलग करने की बात करता है। अगर पटना में आप देखते हैं सिख धर्मों का स्थल है, महाराष्ट्र में है, देश के अनेक कोनों में, उनकी बात नहीं करता। यहाँ तक कि पंजाब में जो प्रथम गुरु नानक जो सिख गुरु हैं गुरु नानक, उनकी जो जन्मस्थली है उसको अलग करने की नहीं बात करता है। बस किसी खास कारणों से, किसी खास वजहों से ये केवल पंजाब क्षेत्र में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो वहाँ पर महत्वपूर्ण आपको सिख पंथ का स्थल है, उसको अलग करने की बात करता है। तो इनके विचारों में ही कंट्राडिक्शन है, अर्थात मतभेद है, जिसके आधार पर इनकी विरोधाभास अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए सभी सिख लोगों का इसका सपोर्ट भी नहीं मिलता है, क्योंकि वैचारिक रूप से इस न वैचारिक रूप से पूर्णता इसमें नजर आती है कि वो किस विचारधारा को लेकर चलता है। विचारधारा तब न कायम होती है, मान लीजिए यह इस देश के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, तभी कोई विचारधारा काम करेगी। या कोई विचारधारा किसी खास वर्ग के लोग, जैसे हिंदू हुआ, सनातन हुआ, मुस्लिम हुआ, या और भी पंथ है, उसके लिए खास तौर पर लागू होगा, तो यह होगा, आपको यह विचारधारा कायम हो सकता है। तो देखिए यह सिख धर्म से संबंधित विचारधारा है, तो ये सभी सिखों के द्वारा पालन नहीं किया जाता, अर्थात
आपको खालिस्तान समर्थक वो नहीं है। कुछ लोग जो इस प्रकार के लोग हैं जो विदेशी फंडिंग लेना चाहते हैं, प्लस कुछ इस प्रकार के विचारधाराओं को अपना मत मानते हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अर्थात सभी सिखों में से, मान लीजिए सभी सिख है ये, उसमें से कुछ अंश इसका मांग करते हैं। तो ये विचारधारा कभी इन पर होगा जिसकी मेजोरिटी मान लीजिए 90% सिख इसे समर्थन नहीं करता है, इसे 10% सिख समर्थन करता है, तो कभी भी यह विचारधारा कायम हो सकता है हमारे देश में? सोच के देखिएगा, ये ऐसे ही कंट्राडिक्शन है। तो ये समय समय पर उठेगा विवाद हमेशा, और देश की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो इसे भारतीय कानून के तहत जो भी उपयुक्त सजा होगी उसे दिया जाएगा। तो यही मामला है। उसमें 82 का मामला हो, जिसमें 84 में ब्लू स्टार कॉन्सेप्ट लाया गया था, ब्लू स्टार चलाया गया था, या वर्तमान में अमृतपाल का समस्या हो, आपको इसी इर्द गिर्द समझना है। विचारधारा के संदर्भ में 10% का विचारधारा समझना है। नहीं जब लागू होगा तो यह अब उपद्रवी अलगाववादी स्वरूप में यह है, तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी चीजें कहानियां अलग अलग है। देखिए, फिर से ब्रिजभूषण सिंह पर दर्ज हो केस कराया गया, नार्को टेस्ट विघ्नेश, ये सब मामला देखिए, अगर ऐसा मामला आता है तो मैं एक तरफे रूप से यह सपोर्ट करने के लिए रहता हूं कि महिला का जब भी मामला हो तो सभी संस्थाओं को संजीदगी से काम करनी चाहिए। संजीदगी मतलब एक्टिव मोड में काम करनी चाहिए। अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी विशेष का हो, कोई भी नेता हो। अगर राष्ट्रपति पीएम पर भी अगर आरोप प्रत्यारोप लगता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास ऐसी व्यवस्था सिस्टम होनी चाहिए कि तुरंत उस पर जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए होता क्या है ना, एक गलत मैसेज से है ना, गलत मैसेज से क्या होगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जितनी भी संस्थाएं उस पर सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब इतने बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जो हमारे देश के लिए बेटियां जो लाई हैं पदक, उनके मामले में अगर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक आम व्यक्ति के लिए क्या सपोर्ट करेगा? तो तुरंत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के नींव पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे सिस्टम को यह सोचना चाहिए, जो भी लोग हैं, संबद्ध संस्थाएं, संबद्ध विभाग है, संबंधित एजेंसियां हैं, उनको समझनी चाहिए कि ये केवल मामला यह नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आपको है ना सारी एजेंसियों को प्रूफ साबित करना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। जो आप लोकतंत्र का मूलाधार मानते हैं, जिसमें सारे एजेंसियां हैं, राज्य के एसेट है, राज्य जो कॉन्सेप्ट अनुच्छेद 12 के तहत राज्य आता है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी 12 और 36 के संदर्भ में बताया था, तो याद रखिए उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन सब मामलों में संजीदगी से काम लें और चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट करें। आरोप प्रत्यारोप है, अगर जो सही होगा वो सही माना जाएगा, जो आपको इसमें दोषी हो उसे सजा दी जाएगी। अगर मान लीजिए लग रहा है ब्रिजभूषण जी को कि हाँ मामला गलत है, तो आप भी न्यायालय में जाइए, आप भी प्रक्रियाओं को अपनाइए, और उसके बाद अगर झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो उस पर केस कीजिए, उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण किया, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है। इसी मामले में आपको महिला आयोग की जो अध्यक्षा है स्वाति महिमाल, उनके द्वारा एक लिया गया है नोटिस। कहाँ गया जी? देखिए इसको कलर नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा इशू हो गया है। एक सेकंड में आपको वहां लाइन दिखा ही देता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। हाँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। होगा कहीं यहीं पर, ध्यान नहीं है, अगले पेज में कहीं होगा। 5 नंबर पेज में सॉरी दिया हुआ, थोड़ा हो जाता है कभी कभी इशू, मेरे दिमाग से कभी कभी स्लिप कर जाता है। तो इस मामले में देखिए क्या है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति महिमाल, उनके द्वारा क्या किया गया है, रिपोर्ट एफआईआर के लिए क्या किया गया है, आपको नोटिस जारी किया गया। क्यों नहीं इस पर अभी तक एफआईआर दर्ज किया गया, ये सब मामले हैं। तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए, इससे फील करनी चाहिए कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कैसे उसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए सूडान में भारतीयों को लाने के लिए भेजे गए 2 विमान, तो इस पर मैंने आप लोग से प्रश्न पूछा था, किसी स्टूडेंट ने इसमें कोई ने उत्तर नहीं दिया। जिसमें मैंने पूछा था कि भारत ने हाल ही में किन किन देशों के साथ
अभियान चलाए हैं भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। एक दो स्टूडेंट ने छोटे छोटे क्वेश्चन उत्तर दिया था, एक दो देशों का। मैंने सभी देशों की बात की थी और मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूं, जुलाई के आसपास किया हूं, जब अफगानिस्तान का मामला हुआ था, याद होगा। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन काबुल चलाया जा रहा था, उस समय मैं सभी पर चर्चा किया हूँ। तो फिर भी आप लोग नहीं भेजते हैं, तो यह बहुत दुखद बात है। और नए स्टूडेंट है तो चलिए कोई इशू नहीं है, पर पुराने स्टूडेंट को तो भेजना चाहिए ना। केवल देखिए, मैं हजार बार बोलता हूँ, केवल पीडीएफ कलेक्टर मत बनिए, नहीं तो कभी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बन पाइएगा, ठीक ना। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो पीडीएफ को है ना समराइज करना सीखना होगा, पीडीएफ को एनालाइज करना सीखना होगा, कम पीडीएफ का संग्रह करना होगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट है निकालने की प्रवृत्ति होनी चाहिएगा, तभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनिएगा। नहीं तो पीडीएफ कलेक्टर ही बन के रह जाइएगा। देखिए, मैं आप लोग को 152 से अधिक पीडीएफ दिया हूँ अभी तक, दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस में दिया जा चुका है। जो दैनिक जागरण का पैकेज है युक्ति है, इसके ऐप पर आपको वहां पर मिला है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आने वाले आपको 1 साल न्यूज को कवर नहीं करता है। हाँ, उसमें स्टैटिक्स पार्ट सभी सेम होंगे, बस करंट को आपको ऐड करते चलना है। तो ऐसा आप बनिए कि इस 152 पीडीएफ जो दिया गया है ना, उसे रट जाइए, उसे बार बार लिखिए, 10 बार 20 बार लिखिए, सारी चीज रिवाइज हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर टॉपिक आएगा तो सोचिएगा कि अगर प्रश्न पूछ ले तो उससे बाहर कोई भी चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत ना पड़े, और दिमाग में आपका ना आसमान में नजर नहीं जाए। अब देखिए, अफगानिस्तान का मामला हो उस समय भी चर्चा किया गया था, यूक्रेन का जब मामला हुआ था उस समय भी चर्चा किया गया था, भारतीयों को वापस लाने के लिए जितनी चर्चा है। फिर मान लीजिए आने वाले समय में, अभी सूडान है, सूडान चल रहा है चर्चा, अभी आने वाले समय में कोई और क्षेत्र होगा विश्व में भारतीयों को लाने को, फिर वही चीजें चर्चा होगी। तो आप एक बार अगर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो ये सब प्रश्न बहुत इजी हो जाता है। नहीं करते हैं तो प्रश्न यह बर्डन हो जाता है आप लोग के लिए। तो जो 152 पीडीएफ दिया गया है उसे आप लोग ना अपने जीवन में समाहित कर ले। यूपीएससी अगर क्लियर करना है, स्टेट पीसीएस क्लियर करना है, इन सब चीजों को करना ही होगा, नहीं तो समस्या केवल बात की ही रह जाएगी कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम पीसीएस की तैयारी करते हैं और रिजल्ट हो ही नहीं रहा है 5 साल 10 साल से। रीजन इसके पीछे वही होता है। और जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट है वो आपको 1 महीने में तैयारी करेंगे, सारे पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, 2 महीने में उसको आउटपुट देंगे, तीसरे महीने में उसका बार बार रिवाइज करेंगे, और चौथे महीने से वो अपना आउटपुट दिखाना शुरू कर देंगे एग्जाम हॉल में। तो उनका सिलेक्शन होगा कि आप लोग का केवल होगा, केवल पीडीएफ कलेक्टर बन रहे। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ कि जो पीडीएफ कलेक्टर होते हैं। सिंपल सा है, बुरा लगे अच्छा लगे आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। सिलेक्शन आपको लेना है, और मैं ये बार बार बोलता हूँ, लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए, तो इस पर देखिए मामला क्या है कि सूडान से भारत को लाया जाएगा वापस, उसमें भारतीयों को, जिसमें 2 विमान जाएगा। तो विमान का नाम रखिएगा, ये पीटी फैक्ट पूछ दिया जाता है पीसीएस लेवल पर, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। CG-1 130J विमान जेद्दा सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। और एक INS सुमेधा, याद नाम रखिएगा, सुमेधा सूडान बंदरगाह पर तैनात किया जाएगा, जहां से रवाना होकर भारतीयों को लाया जाएगा। अब याद रखिए, भारत समेत 12 देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित लाया जाएगा भारतीय विमानों में। तो INS सुमेधा याद रखिएगा, और जो एयर फोर्स का जो C-130J है उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ याद रखिएगा, इस समूह में जो भी लोग आएंगे उसमें 91 सऊदी अरब का नागरिक समेत मित्र देश के 66 नागरिक शामिल होंगे। तो विदेशी नागरिक कितना हो जाएंगे, आप जोड़ लग सकते हैं 96, और आपको हो गया लगभग 157 आपको आसपास। इसमें भारत के नागरिक विदेशी नागरिक भी आएंगे, संख्या बढ़ भी सकती है, फिलहाल इतना ही दिया हुआ है, तो उसे जैसे ही अपडेट होगा अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुवैत कहाँ कहाँ से आएंगे, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, टूनेशिया, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो हमेशा विरोधी करता है, उसके भी नागरिक को भारत बाहर लाएगा। बुल्गारिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और फिलीपींस, कनाडा के नागरिक भी शामिल होंगे। इसलिए आप देखते होंगे इधर कुछ दशकों नहीं, कुछ वर्षों में भारतीय प्रतिनिधित्व है, विदेश नीति बहुत ही उसे विदेशी मीडिया के द्वारा या विदेशी मंचों पर बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसे मंच दिया जा रहा है कि भारत वैश्विक नेतृत्व के रूप में जो फंसे लोग रहते हैं वहां से भी निकाल लेता है जहां पर रिश्ते सही नहीं है। अर्थात अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, यूक्रेन का मामला ले सकते हैं। यूक्रेन के 4 देशों पर अपने प्रतिनिधि को भेजा था, मंत्री तक को भेज दिया था वहां नेतृत्व करने के लिए। इस प्रकार का जो है ना
जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं विश्व में हमें अलग पहचान देता है, इसलिए भारत को है ना अलग सपोर्ट प्राप्त होता है हर मामले में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसके की पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं उस पर कवर कर देता हूँ। जो लोग आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा जो करना नहीं चाहते हैं काम, केवल चाहते हैं पीडीएफ लेना और सिलेक्शन लेना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा देख लेता हूँ। भारतीय दूतावास, यह आपको यूपीएससी का जीएस पेपर 2 में आएगा। भारतीय हित और द्विपक्षीय संबंध में आएगा। और द्विपक्षीय संबंध में याद रखिएगा, अगर पूछे भारत और जैसे अफगानिस्तान के बारे में, मुद्दे के बारे में, तो द्विपक्षीय संबंध में इसके एनालिसिस को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं इस प्रकार के सहयोग भी हुए हैं, यूक्रेन के मामले में हो या अन्य देशों जिससे संबंधित हमें पूछा जाता है, इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब भारतीय दूतावास का एक कोटेशन है, याद रखिएगा, जिसमें दिवंगत जो सुषमा स्वराज रही थी विदेश मंत्री, 2017 में एक कोटेशन दी थी। क्या बोली थी? उन्होंने लिखा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे हैं तो वहां से भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। ये कोटेशन गोल्डन लाइन है, इसे याद रखिएगा। इस प्रकार के किसी भी मामले में कभी भी अगर पूछे तो ये कोटेशन आपको ऐड कर देना है, तभी आपका उत्तर आगे से स्टार्ट करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभियान है उसे हम लोग देख लेंगे, जैसे ऑपरेशन कुवैत, याद रखिएगा, खाड़ी युद्ध के दौरान 1990 के दशक में शुरू किया गया था, जिसके दौरान भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। खाड़ी युद्ध हुआ था 1910 में अरब कंट्रियों में तेल के मुद्दे पर, तो उस दौरान किया गया था। ऑपरेशन सुकून, याद रखिएगा, वर्ष 2006 में लेबनानी उग्रवादी समूह इजराइल और हिजबुल्ला के बीच गृह युद्ध छिड़ा था, उस दौरान भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सुकून चलाया था और उसके बाद भारतीयों को वापस लाया था। तो ऑपरेशन सुकून याद रखना है। ऑपरेशन सेम होम कीपिंग, याद रखिएगा, कमिंग्स याद रखिएगा, होम कमिंग्स, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जब वर्ष 2011 में लीबिया में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था। जो तत्कालीन वहां के तानाशाह थे गद्दाफी, तो याद रखिएगा, उनके तानाशाही प्रवृत्ति में गृह युद्ध छिड़ गया था, लोग मारकाट पर उतर चुके थे, तो उस दौरान भारतीयों को लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन राहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत 2015 में यमन सरकार हुती विद्रोहियों के बीच आरंभ किया गया था, उसमें भारतीयों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया गया था। अर्थात हुती, अमन हुती देश है, तो ये सब देशों में आप लोगों को अभियान चलाया गया था। अब मुझे एक क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, जब आप आंसर राइटिंग भेजिएगा तो वहां पर आप ये चीज भेजिएगा, वर्ल्ड मैप बना के उसमें कहाँ कहाँ पर देश है, देश का नाम लिख के उस देश के साथ ऑपरेशन क्या चलाया गया है उससे आपको नाम लेना। जैसे वर्ल्ड मैप आप बनाते हैं, वर्ल्ड मैप देखिए ऐसे बनाना है, वर्ल्ड मैप आप बनाइएगा ऐसे, ठीक है। रसिया सारे देश को ले लीजिएगा, इंडिया को ले लीजिएगा ऐसे यहाँ से, और उसके बाद छोटे छोटे देश, तो इसमें कौन कौन देश में कहाँ कहाँ अभियान चलाए गए हैं वहां पर आप लोगों को नाम दे देना, ताकि मैपिंग से भी आप लोग चीजों को याद रखिएगा। या तो आप वर्ल्ड मैप का मिलता, ड्रॉ करने वाला जो मैप मिलता उसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसा हो आप कर सकते हैं, ताकि एक्टिव मोड में आप लोग काम कीजिएगा। अब मैं देखना चाहूँ कितने लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं। अब याद रखिएगा, ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल में चलाया गया था। एक सेकेंड ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध में जब शुरू हुआ था, तो उसके बाद भारतीयों को वापस लाने का अभियान चला। ये महत्वपूर्ण है, कम से कम पीटी फैक्ट तो याद ही होने चाहिए। उसके तहत आगे जो रूस और यूक्रेन का मामला हुआ तो उसमें मैंने सारे चीज़ों पर चर्चा किया था, जैसे भारत के द्वारा चलाए गए सफल अभियान क्या थे। उससे पहले वंदे भारत मिशन चलाया था, कोविड-19 के दौरान चलाया गया था, जिसमें 60 लाख भारतीयों को लाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें 5 जनवरी 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय यूथ के घर लाने के लिए कराया गया था। इसमें 23,000 किलोमीटर की अधिक यात्रा शामिल थी। बहुत सी चीज़ें, ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल के बारे में चर्चा किया जा चुका है। ये सब मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख सके और आराम से आप लोग चीज़ों को कवर कर सके। मैत्री चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री जब आपको नेपाल में भूकंप आए थे 2015 में, उस दौरान चलाया गया था।
इसी तरीके से बहुत से अभियान चलाए गए हैं। भारतीय सेना अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के साथ जर्मनी 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला था। ये सब मामला आपको देखने को मिलता है, इसलिए भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में और वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है और सर्वभौम संभाव का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब यहीं से आपको देखने को मिलेगा। कैसे भारत उन देशों के साथ भी अपने रिश्ते को बेहतर, इन सब मामलों, मानवीय स्वरूप देखिए, आपको 2-3 मामले याद रखने हैं, पाकिस्तान के मामले याद रखने हैं। हाल ही में तुर्की का जो भूकंप आया था, किसी हमारे उनके साथ हमारा देश के साथ बेहतर संबंध नहीं है राजनीतिक तौर पर भारत सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए उसमें मानवीय सहायता भेजे, अपने एनडीआरएफ की टीम भेजी और वहाँ खोजी कुत्ते को भेजा ताकि अभियान जो है तेज किया जा सके। पाकिस्तान में देखिए, केवल यहाँ नहीं, पाकिस्तान जब अफगानिस्तान का मामला था उस समय भी एयरलिफ्ट किया गया था और यूक्रेन में भी एयरलिफ्ट हुआ था, पाकिस्तानी छात्रों को किया गया था। सूडान में देख रहे हैं अभी एयरलिफ्ट किया गया। तो ऐसा नहीं कि भारत उन देशों के साथ जिसके साथ रिश्ते खराब है तो उन देश के लोगों का ऐसे ही मन छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भारत की पहचान आने वाले समय में और भी बेहतर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से कदम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, कैसे कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना है। नहीं तो आप जब तक चीज़ों को यूज़ करना नहीं सीखिएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट याद रखना है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा शिक्षा सरकारी नीतियाँ। ये टॉपिक जो है 5वीं से अब आज सीधे 8वीं कक्षा में ले सकेंगे दाखिला, अर्थात नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। मैंने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया था वहाँ पर ये टॉपिक कवर किया जा चुका है। पीडीएफ जाके आप लोग 152 पीडीएफ में जाके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो यह देखिएगा, ये फार्मूला है उस शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कोर्स पर तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि यह स्कूली शिक्षा पर भी प्रभावी, अर्थात क्या होता था, एक क्रेडिट दिया जाता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये 4 स्तरों का बांटा गया है। तो पहला स्तर क्या है, बाल वाटिका, जिससे 5वीं कक्षा तक के लिए, दूसरी 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए, तीसरी 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए, और चौथा जो क्रेडिट मिलेगा आपको 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर तक होगा। सभी स्तरों में 40-40 क्रेडिट स्कोर होंगे। पूरी स्कूल शिक्षा में क्रेडिट स्कोर 160 का होगा। तो ये सब पीटी फैक्ट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। या इंटरव्यू आपसे पूछ देगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बहुत चर्चा में रहा, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो कम से कम इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बैठे रहिएगा ऐसे और केवल उनकी बातों को सुन के चले आइएगा और आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाएगा। ये सब जानते हैं, इंटरव्यू का यही सब क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पर बहुत ही असरदार होते हैं। अब नेशनल क्रेडिट का फ्रेमवर्क कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसी से समझ सकते हैं कि यह शुरुआत से लेकर अंत तक यह व्यवस्थाओं को स्थापित करता है, जिसमें आप जो बाल वाटिका से शुरू करेगा कोई बच्चा पढ़ना और जब 12वीं कक्षा करता है उसके, अर्थात उसके निर्माण से, जो निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए यह प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे प्रश्न तो बनता है, लाजमी बन जाता है ना। तो आप इसमें कितने एक्टिव है, आपसे तो प्रश्न किया ही जाएगा। उस समय बोलिएगा कि नहीं अमर सर ने कराया था, बस हमने रिवाइज नहीं किया तो नहीं हुआ, उस समय आप उनके शकल देखिएगा। मैं बहुत ही तल्ख टिप्पणी करता हूँ, इसलिए मैं सभी जगह ऐसे ही जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं देखिए, मैं है ना गोल मटोल बात करना नहीं जानता हूँ। अगर आप गलत है ना तो मैं गलत 50 बार बोलूंगा, उसको सही जब आप कर दीजिएगा उसको एक बार भी नहीं बोलूंगा। बस मेरे में यही गुण है और आप लोग जितने जल्दी इस चीज को समझ लीजिएगा आप उसको समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बहुत लोग गोल मटोल बात करते हैं, केवल क्या करते हैं कि अपने पास भीड़ जमा किए हुए हैं, 10,000 का भीड़ जमा किए हुए हैं, 10 लोगों का भी एडमिशन सिलेक्शन नहीं होता है और वहीं पर सारे लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता है। अब वो सब थ्योरी हो गया, बहुत सी चीजें हो गई, पता चल जाता है। पर आप जानिए आप सही हाथों में है, सही चीजें दिशा निर्देशन में है। बस मेरी तल्ख टिप्पणियों से बचिए, क्योंकि मैं जब आप करना लगिएगा, बहुत से स्टूडेंट पहले नहीं करते थे, मैं बोला वो करना शुरू कर दिया, जिसमें नीली जी हो या वंदना जी हो और बहुत से लोग हैं, तो लगातार कर रहे हैं, प्रयास करिए आप लोग भी। निर्मा जी हैं तो उन लोगों से सीखिए आप, और भी लोग हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करना है समुद्री मार्गों से भारत में आ रहे 60 से 70% ड्रग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में आप लोगों को ये ड्रग्स के लिए अभियान चलाया गया है, सम्मेलन हुआ है, जिसका उद्घाटन आपको अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। तो ये टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, संगठित अपराध या अवैध तस्करी के टॉपिक में आएगा। तो आप
यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को अपने जीएस के पेपर से मिला लेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब हम लोग, यहाँ पर कुछ बातें की गई, उसके बाद इसके की नोट्स की संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़्यादा इसमें मकर जाल में फंसे हुए हैं, छूटे हैं, लेकिन तस्करों के नशे अवैध कारोबार में आपको इन राज्यों के द्वारा देखिए कुछ ज़्यादा छूट रहे हैं। तो इसमें देखिए किन राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से होता है अवैध व्यापार, अवैध तस्करी या तो इस प्रकार से आवागमन। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, पुदुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये तटीय प्रदेश से सभी देखिएगा। तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आपको आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, सॉरी उड़ीसा यहाँ है, उड़ीसा हुआ, उसके बाद आपको बंगाल हुआ, बंगाल ये हो गया, उसी के बीच पुदुचेरी सब बीच में है, दमन द्वीप आपको मिल जाएगा, अंडमान निकोबार मिल जाएगा द्वीप समूह। तो ये सब क्या है, तटीय समूह पर आपको यह अवैध तस्करण मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है, इन सभी चीज़ों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो तस्कर है लगभग 60 से 70% ड्रग आपको समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत सी चुनौतियां आरंभ की गई, बहुत से चीज़ों को प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में आंकड़े कुछ प्रस्तुत किए गए थे जो 2-3 दिन पहले ही कवर किया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। अफीम, भांग, अवैध खेती रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब आंकड़े आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें अतिरिक्त जानकारी नहीं आप लोगों को देना है, बस लिख लीजिएगा। मैं अतिरिक्त जानकारी क्या दे रहा हूँ जो नोट्स में आप लोगों को जरूरी हो जाएगा। जैसे स्रोत क्या है, कॉन्सेप्ट है 2-3 कॉन्सेप्ट। जब भी अवैध तस्करी के बारे में या अफीम या इस प्रकार के भांग के बारे में, आपको नशीली पदार्थों के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आपसे इंटरव्यू बोर्ड या मेंस में यह टॉपिक जरूर पूछ सकता है, जिसमें आपको थ्रेड फ्रॉम डेट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, गोल्डन क्रीसेंट क्या है, आपसे पूछ सकता है। तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है और गोल्डन क्रीसेंट, इसे आप लोग देख सकते हैं। भारत का मैप बनाइए, तो यह वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, तो देखिए यहाँ से लेकर शुरू कीजिएगा, आपको यहाँ तक यह देश का नाम मिल जाएगा। ये जो क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ट्रायंगल आपको इसमें चीन की सीमा आपको सटी रहती है, जिसमें म्यांमार, याद रखें, म्यांमार के शान और काचिन प्रांतों में चुनौती पेश करता है, जिसके आधार पर यहाँ पर चीनी फैक्टर देखने को मिलता है। चीन से अवैध आपको तस्करी मिलता है, उसके बाद बाय रूट होकर भारत में आता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद गोल्डन क्रीसेंट अर्थात अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का नाम सुनिएगा। आप यहाँ बनाइए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है ना, और उसके बीच में अफगानिस्तान है, ईरान यहाँ है। तो ये जो क्रीसेंट बनाता है गोल्डन क्रीसेंट, आपको ये क्या है, भारत में तस्करी करवाता है अवैध। तो ये दोनों क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक ना, ये क्षेत्र। और भी बहुत से मार्ग है जिसे पहुंचाया जाता है। आपको हाल ही में देखने को मिलेगा बम्बई पोर्ट पर, आपको अडानी के शिप यार्ड में आपको मिला था। फिर हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मिला था, जहां पर पकड़ा गया था भारतीय तट रेखा के द्वारा। तो ध्यान रखिए, तट रक्षक है, उनके द्वारा पकड़ा गया था माल। तो ये सब चीजें ना आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम कीजिएगा। चीनी फैक्टर पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू बोर्ड में कि भारतीय तस्कर जो होते हैं, ड्रग्स तस्कर जो लोग होते हैं, उसमें चीनी फैक्टर क्या काम करता है, चीन किस प्रकार से फैक्टर के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा, हेरोइन और एक मेथाफेटामाइन एक उत्पाद होता है जो इसी प्रकार नशीली उत्पाद है। खुली सीमा अर्थात जो प्रोस्यूट बॉर्डर है, उसके कथित तौर पर विद्रोही समूहों के द्वारा निर्यात किया जाता है, और चीनी सपोर्ट में क्या करता है, ये आपको भारतीय सीमाओं में पहुंचाया जाता है। तो ये सब चीनी फैक्टर आपको देखने को मिलता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए, ड्रग के खतरे को रोकने के लिए भारत द्वारा पहल किया गया है, या इस प्रकार से अवैध जब भी होगा, अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए भारत के क्या प्लान किए गए हैं या पहल किए गए हैं, क्या शुरुआत की गई, सभी टॉपिक को आपको देख सकते हैं, जिसमें नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे NDPS कहा जाता है, 1985। अब सोच सकते हैं 1985 से यह समस्या चली आ रही है, उस समय एक्ट बना था या उससे पहले भी आपको समस्या थे, तो इस समय 1985 में एक्ट बना है। और एक कब बनता है, जब किसी समस्या का है ना असीम सीमा लांघ दिया जाता है, तब एक्ट बनाकर उसे लागू किया जाता है, उस पर कार्य और जो भी संबंधित पक्ष है उससे किए जाते हैं। तो ये सब समझ के देखिए, आज़ादी से पहले भी यह समस्या नारकोटिक्स का भारत में रहा था।
पर 1985 आया था, यह इतना स्तर बढ़ गया जहां पर नियम कानून बनाना पड़ गया और चीजें की जाने। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ अर्थात साइकोटॉपिक पदार्थ के उत्पादन, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण या तो उपभोग से रोकता है। यह एक्ट क्या करता है, अर्थात सभी चीजों पर यह रोक लगा देता है, किसी भी मादक पदार्थ के या साइकोटॉपिक पदार्थ जिससे इस प्रकार हेरोइन हो या तो अफीम हो, इस प्रकार के उत्पाद से। हाँ, इसका याद रखिएगा, इसका स्वास्थ्य उपयोग जरूर किया जा सकता है और इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए उत्पाद इसके यह उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ड्रग डिमांड एक्शन हेतु नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया, इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 18 से 25 तक, याद रखिएगा, अवधि तक हेतु ड्रग डिमांड रिएक्शन के लिए योजना तैयार की, जिसका सम्मेलन हाल ही में आपको देखने को मिला था एक्शन प्लान के लिए, ध्यान रखिएगा। तो 18 से 25 के लिए यह योजना निम्न 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। क्या है 3 बिंदु, याद रखिएगा, आपको 3 बिंदु के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। निवारण शिक्षा होगा, जागरूक पीढ़ी बनाना है, नशीली पदार्थों निर्भर व्यक्तियों की पहचान करना है, परामर्श देना, उसे उपचार देना है, पुनर्वास कराना, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लिए यह करना है। अब याद रखिएगा, उसके अतिरिक्त जो होगा सरकारी गैर सरकारी संगठनों सहयोगात्मक प्रयास करना, माध्यम सेवा पदार्थों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। अब याद रखिएगा, नशीली दवाओं हेतु दुरुपयोग हेतु राष्ट्रीय कोष नीति बनाया गया था, जो एक्ट 1985 का आया था ना, उसके प्रावधानों के अनुसार उपाय हेतु कुछ व्यय पूरा करने के लिए बनाया गया, जिसमें जनता के नशे के खिलाफ शिक्षित करना था। लक्ष्य बनाए ये काम किया जा सकता है ताकि नशीली पदार्थों के अवैध तस्करी के और जो भी नशीली पदार्थ देश में चल रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। उसके अवैध तस्करी का मुकाबला करना है, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको लाया गया है। नशीली दवाओं के पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना है, पहचान, पीड़ित और उपचार, पुनर्वास करना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको एनपी जो 1985 का एक्ट था उसमें लाया गया था। उसके बाद नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया था 2020 में। अभियान आपको नशा मुक्त भारत अभियान, जिसे NMBA कहा जाता है, NMBA याद रखिएगा, 2020 में मादक पदार्थों के सेवन के लिए निपटने भारत में नशा मुक्त बनाने दृष्टिकोण से। और हाल ही में आपको एक कॉन्सेप्ट आपको आया था जिसमें नशा मुक्त भारत बने, जिसपे एक्टोरियल मैंने आप लोग को कवर किया था। तो अब लोग अगर आप लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं ना, सारी चीज़ आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो समस्या ये होगी ना कि सारे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, फिर भी आप लोग के सामने ना एग्जाम हॉल में जब जाइएगा रिवाइज नहीं किए रहिएगा तो आप क्या होगा, आपके पास है ना सोर्स की कमी हो जाएगी। और देखिएगा, नशा मुक्त अभियान के बारे में मैंने हाल ही में ट्यूटोरियल में चर्चा किया हो ना, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, लोग सुने होंगे। तो अब ये आ जाएगा टॉपिक, तो आप लोग बोलिएगा सोर्स मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको युक्ति है इसके दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में नहीं कराया गया है। मैं दावे के साथ करता हूँ 152 को पीडीएफ को आप लोग देखिएगा, और पूरे जितना भी आप लोग को 2022 का न्यूज एनालिसिस है, 2023 का प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसके स्टैटिक्स पार्ट से प्रश्न आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, दावे के साथ। उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पर, बोलिएगा हाँ सर अगर 20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 15 प्लस क्वेश्चन आपको है ना, आपको इस सारे टॉपिक के स्टैटिक्स पार्ट से कवर हुए होंगे। अब इसको आप लोग कितने सीरियस होके लेते हैं, अब आप जो लोग लेंगे इसको सीरियस होके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए अब आप बात करिएगा, इसके बाद 3 गोल्डन बिंदु पर ध्यान देना है। नशा मुक्त केंद्र जो नशा मुक्त भारत अभियान जो चलाया उसके 3 महत्वपूर्ण गोल्डन बिंदु अपनाए गए। इसमें क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आपूर्ति पर अंकुश लगाना है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है। दूसरा यह बोला गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा जो आउटरीच है, जागरूकता बढ़ाने की मांग में कमी करने का प्रयास करना है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार चलाए माध्यम से उपचार करना है। तो ये 3 चीजें तीनों स्तर पर है, एक कंट्रोल के स्तर पर, एक जागरूकता के स्तर पर, एक उपचार के स्तर पर। 3 ट्रायंगल, आपको 3 ट्रायंगल याद रखना है इसको। 3 ट्रायंगल में एक ट्रायंगल यह है कि हम कंट्रोल करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में यह है कि जागरूकता से फैलाएंगे, तीसरे ट्रायंगल में यह है कि हम उपचार करेंगे। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो याद रखिएगा इस बीच में व्यक्ति विशेष है, ठीक ना। चलिए आगे, भारतीय स्वास्थ्य विभाग के हो गया। भारतीय तटरक्षकों का पहल हाल ही में देखिएगा,
भारतीय तटरक्षक बल जो है ऐसी दवाओं को जब्ती के लिए सुरक्षा एजेंसियों श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के तटीय रक्षकों के साथ तालमेल स्थापित करके प्रयास करता है। और एक आपको शॉर्ट वीडियो आया था, आप जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, भारतीय तटरक्षक के द्वारा नारकोटिक्स के लिए अभियान। आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय तटरक्षक कैसी स्थिति में जाके इन सब चीज़ों का सामना करते हैं, कैसे रोक लगाते हैं। इन सब चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलनों पर हस्ताक्षर करता देश रहा है, तो वो कौन कौन से संधियों का हस्ताक्षर किया है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। नशीली दवा निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलन का हस्ताक्षर करता देश है, जैसे नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र यूएन कन्वेंशन 1961 पर भारत हस्ताक्षर किए हुए है। साइक्रोटॉपिक पदार्थ अर्थात जो नशीली पदार्थ है, इस प्रकार से अवैध तस्करी की जाती है, हेरोइन, अफीम, इस प्रकार के साइक्रोटॉपिक पदार्थ जो होते हैं, उस पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन 1971 पर आपको भारत सिग्नेचर किए हुए। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइक्रोटॉपिक पदार्थ अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन 1988, उस पर भी भारत हस्ताक्षरकर्ता किए हुए है। उसके जो ट्रांसलेशन क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे यूएनटीओसी कहा जाता है, 2000, उस पर भी भारत हस्ताक्षर किए हुए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप लोग एक्टिव मोड में काम कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा और सभी का की नोट्स बनाइएगा अपनी ही भाषा में। आपको पीडीएफ तो दिया ही आता है ना, आप ऐसे कीवर्ड निकालिए जिससे एक, मान लीजिए 5 लाइन का कुछ चीज़ लिखा हुआ है, उसमें कुछ 1 लाइन 2 लाइन का ऐसा कीवर्ड्स निकालिए कि इसके से आप समझ जाइए इसमें क्या चर्चा किया गया है। ये सब चीज़ें कीजिए, शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास कीजिए ताकि इस कम समय में अधिक आउटपुट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब नीचे आ जाएंगे, तब तक क्या करना है, युक्ति इसका ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आप एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि यूट्यूब चैनल युक्तिया इसके यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, विजडम एजुकेशन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोनों एक साथ हम लोग काम कर सके और बेहतर परिणाम ला सके। जल्दी मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आऊँगा जहाँ से मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस और भी कार्य वहाँ पर करूँगा। हाल ही मैंने आप लोगों को पेपर भेजा था, पिक्चर भेजा था, तो आप लोग को ग्रुप में, तो आप लोग देख सकिएगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे प्रयास रहेगा जल्द से जल्द वहाँ पर शुरू करने का। अब देखिए, एक नदियों में प्रदूषण रोकने के 2000 नालों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए, एक मेंस का क्वेश्चन है, उसे आप लोग जो यूपीएससी बैच ज्वाइन किए हुए मेंस का, उनके द्वारा, और जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उनके, दोनों के द्वारा ये उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन क्या है, क्या है? इसके द्वारा निर्धारित क्रियाकलाप से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है? हाल के दिनों में सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास इस क्षेत्र के लिए किए गए हैं? तो आप इसका उत्तर 150 शब्दों में दीजिएगा, और रात 10 PM तक आपको क्या करना है, इसका उत्तर भेज देना। उसके बाद मैं आपको वहाँ पर एनालिसिस कर दूंगा, देख लूंगा क्या है सही नहीं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर। देखिए, देश में पहली वाटर मेट्रो कल उद्घाटन करेंगे पीएम, देश के पीएम, उनके द्वारा, आपको केरल में। तो यह पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। साथ ही में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिलेगी। तो क्वेश्चन बताइएगा, यह कौन सा वंदे भारत ट्रेन होगा जो केरल में कल उद्घाटन करेगा, यह कौन सा होगा? आप बताइएगा सर्च करके। उसके स्वदेश निर्मित सेमी, या जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, पीटी फैक्ट में याद रखिएगा, यह भारत का स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड नहीं बोलिएगा, सेमी हाई स्पीड है, जिसकी अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी आप जानते ही होंगे, आप इस सब पर पहले भी मैं चर्चा किया हूँ। चलिए, पीटी फैक्ट आपको यहाँ से कर लेना है। साथ ही साथ देश में क्या पहला, तिरुवनंतपुरम में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का भी आधारशिला कल रखा जाएगा। अर्थात देश का पहला जो साइंस डिजिटल जो
डिजिटल साइंस पार्क होगा, उसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया जाएगा। ठीक है, ये सब पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए केस स्टडी याद रखिएगा, अगर आप आईएएस बनने का ना इच्छा रखते हैं तो इस व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखिएगा। अगर भ्रष्टाचार के संदर्भ में अगर एग्जाम्पल देना होगा ना, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे कि ईमानदारी इंटीग्रिटी क्या होती है, इनसे बेहतर आपको बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। कैसे कि देखिए, इनके पद पर जब थे 2008 में भूमि विवाद जांच करने हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा यह आपको मामला आया था, जिसमें जो राहुल गांधी जीजा जी जो है और सोनिया गांधी जो दामाद जी हैं, उन पर है ना भूमि लेन देन के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। इस व्यक्ति का अब तक 50 से अधिक बार ट्रांसफर हो चुका है इस अधिकारी का, फिर भी यह टूटा नहीं। अपने मौलिक कर्तव्य से जो जवाबदेही उसे दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा, उसने कभी भी इतने बार तबादला होने के बावजूद भी यह ना खुद को तोड़ने से बचा है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से तो ये खुद टूटे ही होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर सामाजिक रहन सहन में, सामाजिक क्रियाकलाप में यह कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया और ईमानदारी का जो कॉन्सेप्ट होता है उनको जीवंत रखा है। इसको एड़ी चोटी का बल लगाया गया इन पर कि जो मामला था उसे क्लीन चिट दे दिया जाए, पर जो मामला आप लोगों को देखने को मिलेगा भूमि विवाद में, उस संदर्भ में इनके द्वारा हाल ही में देखिए क्लीन चिट दिया गया था उस समिति के द्वारा जो बैठा गया था जिसमें ये भाग थे। तो हाल ही में चुनाव होने, उसमें क्या है, हरियाणा बैच के जो खेमका जी है ट्वीट करते हैं, जिसमें ये क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रहेंगे। जो घोटाले 2014 के मुख्य चुनावी मुद्दे बने रहे, क्या 9 साल बाद भी इससे दंड मिला? यह बातें कि करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन सभी कमीशन फैल निकले। क्या पुलिस तहकीकात यही हश्र होगा जो तहकीकात करेगी? जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था वो हाकिम बने हुए हैं, अर्थात वाड्रा जी के बारे में इनडायरेक्टली बात बोल रहे हैं। यह कैसी न्याय नीति है? तो इनके द्वारा ट्वीट करते ही आनन फानन में चीजें इधर से उधर होने लगी। तो सोच के देखिएगा, सिंपल सा लॉजिक में, जो आज भ्रष्टाचार के राग रो रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार शासन है, वो अपने दौर में क्या क्या किए हैं, इनका इतिहास आप लोग पढ़िएगा, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा डॉक्टर अशोक खेमका को, इनकी बायोग्राफी देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, इनका इंटरव्यू सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति विशेष कौन है। बाकी चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे सीधे आ जाएंगे। एक दुश्मन को सटीक लोकेशन की संख्या बताएगी स्वदेशी दूत, या पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, पूछ सकता दूत हाल ही में चर्चा में रहा वो क्या है? तो यह एक ड्रोन है जो कम वजन की है, कम छोटी है, जो हमें क्या कर सकती है, 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच दुश्मनों के सटीक जानकारी जुटाने में सक्षम मदद कर सकती है। तो ये आपको ड्रोन है, तो इसके बारे में जो भारतीय सेना द्वारा अपनाया जाएगा ऐसी बातें की गई है, इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। और देखिए कौशल विकास से निकलेगी जनसंख्या, जो हमारा 1 नंबर पर पहुंच गए हैं भारत। देखिए कितना प्यारा भारत लग रहा है, पूरा मिडिल में, विश्व 2 भागों में बटा हुआ है, जहां पर भारत बीच में है, देख रहे हैं। और धुरी से बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। इससे संबंधित आंकड़े बहुत दिए गए हैं, आप आराम से बैठ के मानव संसाधन के टॉपिक को अगर प्रश्न पूछे, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, स्टेट पीसीएस में अगर मानव संसाधन का टॉपिक आप लोगों का है तो आप लोग क्या करिएगा, इसे आप लोग इस पेपर कटिंग को अच्छे तरीके से, इसका स्लाइड जब भेजा जाएगा इसको रख लीजिएगा, उसको चिपका दीजिएगा अपने जो भी नोट्स बनाते उसमें। रीजन उसके पीछे क्या है, इससे बेहतर आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या नया इतिहास रचने की क्षमता रखता है युवा भारत? तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, सारे आंकड़े को जो पहले भी चर्चा किया हूं मैं। अगले कुछ दशकों का हम बने रहेंगे सबसे युवा, भारत 28.4 साल रहेगा, वर्ष 2035 में 37 साल का हो जाएगा। औसत आयु ध्यान रखिएगा लोगों का जो युवा सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद अमेरिका में रहेगा आपको 38, तो 2050 में 40 रहेगा। उसी तरह चीन में 49 रहेगा 2050 में, अभी 38.4 साल है अभी। फिर ब्रिटेन वर्तमान में 40 है तो 2050 तक 45 हो जाएगा। जर्मनी अभी 45 है तो बाद 50 में 49 वर्ष का हो जाएगा। उसी से जापान 52 वर्ष का हो जाएगा। अर्थात
सबसे युवा देश आपको भारत है, तो इसकी जो भी क्षमता है उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बेहतर लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत सी चीज़ें करनी होगी। रोजगार, उद्यमशीलता, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, ये सब जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करना होगा। इसके साथ साथ इन चुनौतियों पर भी चर्चा जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव होगा तो कैसे हम उससे निपटेंगे, खेती पर बढ़ता बोझ है तो उससे हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और वन जीवों पर खतरा होगा क्योंकि मानव बसावट बढ़ेगा तो क्या होगा, हम जंगल की ओर जाएंगे, अभी भी जंगल में घुस चुके हैं, तो कैसे हम सुरक्षित कर पाएंगे। निवेश में समस्या होगी, निवेश प्राप्त करेंगे कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। साथ ही बेरोजगारी की बड़ी समस्या होगी, अभी ही बेरोजगारी का दर बार बार बढ़ इतने स्तर पर है, तो उस समय हम कैसे इसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सब चुनौतियां हैं, तो इसको हम कैसे पर लाभ, इसे हम एक अवसर के तौर पर इसे केंद्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको विवेक दोबराय जी का जो आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री, उनके द्वारा, और पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अपर निजी सचिव हैं अनुसंधान में आदित्य सिन्हा, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया, उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, समझिएगा। 65% लोग 15 से 64 वर्ष के बीच हैं, तो सबसे युवा राष्ट्र के तौर पर हम लोग जानते हैं, इसलिए जरूरी है कि ताकत को हम लोग और भी बेहतर तरीके से, उसके सामने दोनों चुनौतियां हैं, तो क्या कर सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या के लिए संसाधनों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का जैसी सुविधाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करनी एक बड़ी समस्या होगी। 2050 तक भारत की आबादी में गिरावट शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद क्या करना, इस दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेहतर सुविधाएं प्रबंधन कर सकते हैं, कौशल विकास कर सकते हैं, आश्रितों के अनुपात में सही चीज़ों को कर सकते हैं। सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का क्या कर सकते हैं, जो मॉडल वहाँ अपनाए गए हैं संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए, उस मॉडल को अपना सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप जो व्यवस्थाएं कायम हुई है, बेहतर जो खर्च, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च का उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उसे और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग एक स्वस्थ कौशल, स्वस्थ जनसंख्या को जन्म दे सके, उसका पुनरुद्धार कर सके। ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये अंडरलाइन जो किया हुआ उसको देख के अंडरलाइन कवर कर लेना है। अब सही प्रबंधन से दे सकते हैं देश की गति, विकास की गति, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके संदर्भ में देखिए, पहली तो बात है आपको करनी होगी कि एक और हमारी युवा आबादी इनोवेशन और बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के नई कीर्तिमान बढ़ाए, दूसरी ओर से यह भी सत्य है कि अर्थव्यवस्था इन युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजन करने में विफल रही है। जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहीं पर रोजगार के, अर्थात हम कौशल रोजगार के संदर्भ में, इनोवेटिव रोजगार के संदर्भ में, या टेक्नोलॉजी रोजगार के संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा, जो केवल सरकारी नौकरी के प्रयास में रहते हैं, ठीक ना, 2.1% के आसपास या इसके आसपास ही आपको सरकारी जॉब है। प्राइवेट में लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो प्राइवेट में कौन न्यून जॉब करते हैं या अधिकतम सैलरी वाले जॉब करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर न्यून जॉब वाले लोग हैं वहाँ पर उनको अधिक कौशल प्राप्त नहीं है, तो उनको कम पैसा मिलता है, पर अधिक कौशल जो जिनको प्राप्त, जो एमबीए किए हुए और भी डिग्रियाँ ली, टेक्नोलॉजी डिग्री ली, उनको बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं। तो अंतर इसके बीच भी पाटने की जरूरत है, समझ गए ना। और जो औसत जो लोग बैठे हुए हैं 28 से लेकर 30 वय तक, फिर भी कुछ कमाना नहीं चाहते हैं, केवल सरकारी जॉब के प्रयास में है, क्यों नहीं चपरासी का जॉब सरकारी लग जाए, या कोई ऐसा ग्रुप डी का भी जॉब लग जाए, पर सरकारी ही लगना चाहिए। उसकी उम्र 28, 30, 32 को होने वाली है, तो ये सब समस्या भी एक है जो उसको हम लोग निदान निकालना होगा, ये सब चीजें करनी होगी। इसी समय सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर सामने है आर्थिकी, जहाँ पर घरेलू अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, हम वैश्विक मंदी के दौर में चल रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हर 10 साल में अर्थव्यवस्था आकार दुगना हो जाएगा, स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना होगा, स्कूलों में प्रवेश बढ़ाना होगा, जीवन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। इसकी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, हम लोग इसे कैसे मैनेज करेंगे। कौशल की कमी सबसे बड़ी चुनौती है, इस पर बात की जाएगी। देश की दुनिया सबसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो सकता है भारत, इसके संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। देश में 1/4 स्नातक है ही रोजगार योग्य है। युवाओं में डिजिटल स्किल की कमी है। आप स्वयं अपना आकलन कीजिएगा, आपको कितना डिजिटल स्किल पता है। अगर मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि आपके पास डिजिटल एजुकेशन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये समस्या आप सभी में है ना। तो ऐसे जो केवल मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनको डिजिटल स्किल नहीं, तो उनका रोजगार कहाँ से प्राप्त होगा, सोच के देखिएगा। तो वो वही रोजगार करेंगे जो श्रम बल रोजगार होगा ना।
और यहाँ पर श्रम बल रोजगार का ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है, वो किसी भी देश में चले जाइए, जो स्किलफुल रोजगार है उसमें अधिक पेमेंट मिलता है। तो ये आपको समस्या है, जो अंतर है उसको पाटने की जरूरत है और हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है। सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर हल निकाल सकती है। इसके लिए रीस्किलिंग, अप स्किलिंग और प्रोत्साहन जरूरी है। इसके लिए हम रीस्किल कर सकते हैं, अप स्किलिंग कर सकते हैं, जो ऊपर जा रहा है प्रमोट हो रहा है उसे भी कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर कारोबार ऐसा माहौल बनाना होगा, उद्यमशीलता, नोवेशन अर्थात इनोवेशन हम कर सकते हैं। निवेश की सीमा को बढ़ा सकते हैं, लाल फीताशाही को कम करने के लिए वित्त तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। ये सब बातें की गई है। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, तो हम चुनौतियों से सब लड़ सकते हैं। तो ये सब बातें आपको लिखनी है, ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी, बार बार रिपीट होता है 3-4 बार। तो अभी हाल ही में जब से आपको जनसंख्या बढ़ी है, आंकड़ा आया है संयुक्त, तब से चर्चा तो की ही जा चुकी है। तो आप लोग प्रयास कीजिए सबको रिकॉल करने का, ठीक है ना। अब देखिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का पूर्ण जीवन है, तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है। मैं कुछ बातों को यहाँ पे इनपुट करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, भारतीय संस्कृति के बारे में 2-3 चीजें पे याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति उस समय उन्नत हुई ना, जब जो यूरोपियन कंट्री है ना, अपना लंगोट पहनना नहीं सीखे थे। लंगोट यानी शब्द है, इसको अनर्गल मत लीजिएगा, लंगोट पहनना नहीं सीखे थे, अर्थात सही तरीके से रहन सहन का स्वभाव उनके पास नहीं था। खाद्य सामग्री को खाने और पीने उनका उत्तम उपयोग करने का उनका बेहतर प्रबंधन सिस्टम नहीं था। उस समय हम लोग क्या किए, बेहतर सिविलाइजेशन, बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। तो आप समझिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए यहाँ पर, और इसके पीछे 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। और भी एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाएगी, इन सभी जो आर्टिकल में लिखा गया है पढ़िएगा उस समय, उसके बाद सोचने को देखिएगा कि हम भारतीय सनातन जो है, भारतीय सनातन एक तो आप चीज मानिएगा ना, विश्व की सबसे पुरानी और पौराणिक वैचारिक और सांस्कृतिक विरासत को देता है। इतना तो कम से कम सभी लोग मानेंगे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का, इसे तो मान सकते हैं। पर सबसे डिमेरिट्स क्या है ना, कि हम भारतीयों में ही ना विरोधाभास है। वो हिंदू का ही अन्य वर्ग, सनातन के अन्य लोग हैं, अन्य कास्टिज्म जो बात होती है वो लोग के द्वारा, या मुस्लिम समुदाय की बात हो, ईसाई की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, ये भारतीय होगा नहीं, हमारी संस्कृति को कभी आंकते ही नहीं है। समस्या कैसे है, जैसे यहाँ एक चीज कॉन्सेप्ट समझिएगा, सनातन का कॉन्सेप्ट क्या है, संस्कृत से है, संस्कृत से है। तो संस्कृत पढ़ना या संस्कृत भाषा में अध्ययन शैली करना पिछड़ेपन का द्योतक माना जाता है सभी वर्गों के द्वारा। पर मुस्लिम अपने कुरान का अरबी में अपना अध्ययन शैली करते हैं, इनके लिए उच्च माना जाता है। ईसाई के द्वारा बाइबिल का अंग्रेजी में किया जाता है, जैन के द्वारा और भी भाषाएं जो उपयोग किया जाता है उन सब के द्वारा उनका अध्ययन शैली किया जाता है। इनको अपनी संस्कृति पे क्या होता है, विश्वास होता है, क्योंकि वो जो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। पर यहाँ क्या है, सनातन संस्कृत में लिखी हुई है, उस सभी भाषाओं का जननी के रूप में मानी जाती है संस्कृत को। तो यहाँ पर इस भाषा में लोग पढ़ते नहीं, पर इनके इंट्राडेक्ट करने वाले लोग, इसको व्याख्यात करने वाले लोगों की भाषा को पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि आप अपने ग्रंथों से, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है, मीडिएटर आता है, वो व्याख्या कोई कैसी भी कर देता है, उसको है ना हम लोग ग्लोबलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। आपको हाल ही में देखे होंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ बातें की गई थी, कुछ लोगों के द्वारा बोला गया था, हाल ही में मनुस्मृति को जलाया गया है, ये सब चीजें की गई हैं, घटना होते आप बार बार देखते होंगे। कारण उसके पीछे कभी सोचिएगा आप लोग, इसका मूल कारण यही है कि हम भारतीय संस्कृति में जो भी ग्रंथ है, जो भी संस्कृति पद्धति है, उसको हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं की है। और यह कौन कोशिश किया है, जो उसका बेनिफिट ले रहा है। जैसे यूरोप के कंट्री ने बाद में जानने की कोशिश की, अरब की कंट्रियों ने जानने की कोशिश किया, उसका लाभ आपको उसको प्राप्त हो रहा है। पर हम भारतीयों में यही आरोप रहेगा, तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम सही हो तो तुम गलत हो। दोनों व्यक्ति क्या करेंगे कि तुम सही हो, तुम गलत हो, तू मैं करेंगे, इसका मजा बाहर के लोग लेंगे। अब चलिए मैं इस पर आता हूँ। यहाँ तक समझ गए होंगे मैं जो भाषा, जो जिस संदर्भ में बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको भारतीय रूप से क्या होना पड़ेगा,
एकजुट होना पड़ेगा, संस्कृति को संस्कृति को समझने का अवसर लाना होगा कि मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन इस भूमि से हुआ, उस भूमि से जहाँ पर इतना उन्नत सांस्कृतिक विरासत रहा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा। उसके बाद सारे धर्म ग्रंथों के बारे में मौलिक जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी भाषा के लेकर, मान लीजिए जो भाषाओं का उपयोग अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, या मनुस्मृति को जला दिया जाता है, या इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, मैं मानता हूं कि इस चीज में कुछ गलत आपको मिल जाएंगे, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है संपूर्ण व्यवस्था गलत होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो ये व्यवस्था इतने सालों से क्यों एग्जिस्ट करता है? सोच के देखिएगा। कुछ गलत है तो उसको सुधारा जा सकता है, सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे सती प्रथा गलत व्यवस्था थी तो उसको धीरे धीरे समाप्त किया गया, सुधार, धार्मिक सुधार जब आंदोलन चलाया गया उसमें ठीक किया गया। बाल विवाह अर्थात विधवा विवाह पर कॉन्सेप्ट जो था, ये सब चीजें ठीक की गई ना। तो वैसे ही हम लोग धीरे धीरे उन्नत व्यवस्था को ला सकते हैं, जब तक हम अपने मौलिक चीजों से जुड़ेंगे नहीं। तो ये आप समझिएगा। उसके बाद 2-3 चीजें याद रखिएगा। अब देखिएगा कि ज्ञान दर्शन जो प्रारंभिक दशा है, लोग भारत में 5000 वर्ष पहले लोक क्षेत्र में आपको ऋग्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें पाणिनि विश्व का पहला व्याकरण लिखते हैं, पतंजलि योग सूत्र लिखते हैं, भाषा अनुशासन लिखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक किताब आता है। सोच के देखिए 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व जब विश्व में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। वात्सायन का कामसूत्र आता है। अब कामसूत्र को सेक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है आपको यूरोपियन कंट्री के द्वारा, पर यह ऐसा नहीं है कि काम के द्वारा हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। कभी भी आप इस चीज को समझिएगा, जीवन का मूलाधार क्या है, कितनी भी कर लीजिए, सेक्स और मूलाधार ही काम ही है ना। इसका जीवन का मूलाधार तो यही है। पर उस मंदिर को जाके देखिएगा, कैसे उस मंदिर में निचले स्तर से उच्च स्तर पर प्राप्त करने के लिए मोक्ष का कॉन्सेप्ट दिया गया। और इस वैज्ञानिकता को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तब ना। पर यूरोपियन ने क्या किया, जहाँ पर सेक्सिज्म का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वहां पर जो आप समझ सकते हैं, उसके द्वारा इन सब चीजों को प्रमोट किया गया, बताया गया कि देखो यहाँ पर सेक्स का मंदिर थी, ये सब था, जिसे भारतीय अनपढ़ भारतीयों के द्वारा क्या कहा गया, उसको और भी ग्लोबलाइजेशन किया गया। देखो फोटो शेयर किया गया गलत तरीके से, पर इसके मूल वैज्ञानिक तत्व को समझने का प्रयास ही कभी नहीं किया गया। मैं वहां गया हूं, मैं इन सब चीजों को देखा हूं, समझा हूं। इसके एक आपको एक स्टोरी कवर की गई थी, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, कामसूत्रा मंदिर। आपको उसके बारे में वैज्ञानिकता बताया गया है, कैसे इसके हम जीवन के मूल आधार से बढ़ते हुए उच्च मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए स्टेज बताया गया है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। या ऐसे ही आप वात्सायन का जो कामसूत्र बताया गया है, उसी तरह एक फिलोसफर है, यूरोपियन फिलोसफर, जो आपको यह सिगमंड फ्राइड और प्लस आपको यह बताते हैं, मास्लो का सिद्धांत बताता है कि जीवन के मौलिक जो आधार है, वो कैसे लोग जो सिस्टम में जो लोग हैं, उनके कितने प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं। पहले स्तर पर जो सेक्स और जीवन, रोटी कपड़ा मकान में ही पूरा 70% से 75% जनसंख्या, उसके जीवन, पूरे विश्व की जनसंख्या इसी के पीछे मरी हुई है। यही वात्सायन का कामसूत्र में बताया गया। ऐसे ही अपर स्टेज में मध्यम वर्ग में आते हैं, जहाँ पर सेक्स, रोटी कपड़ा मकान को त्याग कर उसके बाद क्या अभिलाषाओं के लिए जिया जाता है। जैसे हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं, उसके उस स्टेज से निकलते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, इन सब चीजों से त्याग करते हुए क्या होंगे, प्रतिष्ठा की बात करेंगे, प्रतिष्ठा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही कामसूत्र में आपको बताया गया। फिर उसके अंतिम जो व्यक्ति होंगे, इन तीनों स्तर को छोड़ दिए होंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो वैश्विक लोगों के कल्याण की बात करेंगे। जैसे बड़े बड़े बुद्धिमानी लोग होंगे, बड़े बड़े विचारक होंगे, वो सब बात करेंगे। तो सोच के देखिएगा, यही तो कामसूत्र में आपको समझाया गया था, पर उसका इंटरप्रिटेशन आप लोग गलत कर दिए। सारे लोग उसको देखे, भारतीय लोगों को तो बताया गया, देखो हमारा ग्रंथ कितना खराब था। तो जो अर्ध ज्ञान होता है ना, हमेशा छलकता है, समझिएगा। अर्ध गली छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, तो ये चीज आपको समझ। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र देखते हो, चरक और सुश्रुत का संहिता, आयुर्वेद के विज्ञान में आधारभूत, आज कौन नहीं जानता चरक और सुश्रुत को। तो सोच के देखिए, हम अपने लोगों पर विश्वास नहीं करते, पर यूरोपियन सर्जरी के नाम पर हम लोग जानते हैं। प्रथम सर्जन आपको सुश्रुत से आपको देखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा।
तो ये सब चीजें विश्वास, और यह किसी भी, देखिए अब आप सनातन को मानते हो या नहीं मानते हो, इस्लाम को मानते हो या नहीं मानते हो, जैन को मानते हो या नहीं मानते हो, बौद्ध को, और भी जो पंथ है, भारतीय जो है, किसी भी पंथ विशेष जात के लोग हों, वो इन पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। देखिए हमारे पूर्वोत्तर में, पूर्व में जो लोग, हमारे जो पुरातन लोग थे, किस किस अवधारणा को लेकर चलते थे। जब तक आपके अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगी ना कि हम, तब है ना, तब तक हम भारतीय अपने विश्व में है ना भारत की पहचान नहीं दिला पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर, यार हम इस्लाम मानते हैं तो हम इन सब चीजों क्यों मानेंगे, हाँ तुम इस्लाम मानते हो तो हम तुम्हारे ग्रंथों क्यों। इस्लाम में बहुत से भारतीय संदर्भ में बहुत से विचारक आए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, उनको भारतीय संदर्भ में समझने की जरूरत है। तो ये सब चीजें जब तक कंट्राडिक्शन रहेगा, हम कभी भी अपने मौलिक संदर्भ को नहीं समझ पाएंगे। आप, मैं पहले भी बोलता था, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां संपूर्ण विश्व बसता है। मैं कभी पहले बोला था ना, अब विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, आप खोज के निकाल लीजिएगा, जितनी भारत में विविधता है ना, उसमें किसी भी देश में, जो इतना दावा ठोकते हैं हम संपूर्ण संपूर्ण विरासत को लेकर चलते हैं या संपूर्ण वैश्विक नेतृत्व को लेकर चलते हैं, वहां भी इतनी विरासत विविधता नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय है, सभी भाषाएं हैं, सभी चीजें हैं, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। फिर भी भारत अडिग है, अखंड है, और भारत अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है। इसके पीछे यही सब मौलिक अधिकार रहे, आधार रहे, जिसको समझने की जरूरत है। और भी अगर सभी लोग इसका सपोर्ट करने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं करने लगे, तो चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। छोटा सा ज्ञान होगा, चीजें इधर से उधर चली जाएगी। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। उनके शून्य के आविष्कार को संभवतः हिंदुओं ने माना, पर जब यूरोपियों के द्वारा इसे प्रूव किया गया तो बताया गया कि ना यूरोपियों को देना है, भारत के लोग ही, आर्यभट्ट के द्वारा इसे शून्य दिया गया था। जीरो के बिना हम लोग कुछ हो सकते हैं, सोच के देखिएगा। ना अंक निर्धारित कर सकते, ना हम गणना कर सकते, ना दूरी प्राप्त कर सकते, ना किसी भी आकार को दे सकते हैं, आकार का निर्माण कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ही ना हम समझ पाएंगे हमारे पास मौलिक अधिकार क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद भारत में अनुशासन, सभी धर्म फल फूलने का, या तो आपको देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा सुनियोजित, तिरस्कार उद्योग, पश्चिमी ज्ञान सभ्यता, सभी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानविकी विषय, सभी पर आपको लैटिन भाषाओं में चरवाहों का गीत बोला गया। अब सोच के देखिए, जिस ग्रंथ से हम लोग का 7 सुर निकलता है, जिस मंदिर से हम लोग 7 सुर निकलता है, उसे हम लोग चरवाहों का गीत बोला जाता है, और भारतीयों के द्वारा भी ये बातें बोली जाती है। आप क्या करिएगा, आप, हम लोग क्या बटे हुए, हम किसी एक खास वर्ग के लोगों का विचारधारा को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर वहीं जब भारतीय मंदिरों की बात करते हैं तो वहां पर ये सपोर्ट जो चीजें हैं, वहां पर दोहरी मापदंड अपनाने लगते हैं। जैसे इस्लाम के बहुत से जो स्ट्रक्चर है, उसे सपोर्ट करने में सभी लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं। इस्लाम जैसे ताजमहल की बात करें, अगर मान लीजिए ताजमहल तोड़ने की बात आ जाए भी, तो सारे हमारे देश के लोग, इस्लाम के भी लोग और हिंदू सनातन के भी लोग या अन्य पंथों के लोग भी आके खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मंदिर की बात आएगी तो यहाँ पर इस्लाम के लोग अलग हो जाएंगे, और भारतीयों में जो हिंदू हैं, बहुत से लोग हैं जो खुद को बुद्धिजीवी बोलते हैं, वो भी इसके विरोध में हो जाएंगे। पर उसकी वैज्ञानिकता को समझे बिना यह नहीं कर सकते। अब सोच के देखिए, एक मंदिर है ना, जो बिना किसी धरातल में छुए हुए छत को रखे हुए, 1000 खम्भों वाला मंदिर जो जिसे बोला जाता है। फिर एक मंदिर आपको मिलेगा, उसके पिलर से आपको आवाज सुनाई देता है, सुर सुनाई देता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जब तक भारतीय होकर नहीं समझिएगा तो कैसे आकलन कीजिएगा। हमारे यहाँ ताजमहल भी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ वो मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। अब अजंता के बारे में सोच के देखिएगा, अजंता के बारे में कभी मूर्ति देखिएगा, एक संपूर्ण पत्थर को काट के एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया ना। इसको है ना, कितने लोग भारतीय लोग इसके मौलिक स्वरूप को जानते हैं, सोच के देखिएगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, समझानी होगी। आप एक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है ना, न्यूट्रल व्यू आपके पास होना चाहिए। धर्म, पंथ, जात पात से अलग होकर आपके वैचारिक रूप से आपकी चीजें होनी चाहिए। अब संसदीय व्यवस्था की बात की जाती है, लोकतंत्र की बात की जाती है, तो लिच्छवी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले से ही रहा है। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, कुछ देश है जो नए नए रूप से जन्म लिए, वो बोलते हैं कि हम लोकतंत्र का जननी है। भारत लोकतंत्र की जननी, जहाँ सभा समिति जैसा कॉन्सेप्ट था, राजाओं का चयन होता था। आप देखते हैं राजा निर्वाचित होता, अधिकतर राजा निर्वाचित हुए। मान लीजिए 100 राजा हुए, जिसमें से अगर 90 निर्वाचित हो रहे, 10 का
ट्रांसफर हो रहा, सत्ता हस्तांतरण होता है, इसका मतलब 90 लोग उस कॉन्सेप्ट को अपनाए हुए हैं ना, निर्वाचित होने वाला है। तो ये किसका व्यवस्था है? राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है ना, जो वर्तमान आधुनिक रूप से समझते हैं। यही सब बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये सब चर्चा है। मैं बार बार पहले भी चर्चा किया हूँ। प्लेटो देखिए क्या बोलता है, सुकरात सुंदर और शिव की चर्चा करता है। आप जो नटराज मूर्ति देखते होंगे ना, मैंने आप लोगों को स्वर्ण लाइब्रेरी की चर्चा किया हूँ बार बार। जो भी लोग ज्यादा बौद्धिक बनते हैं, ज्यादा विज्ञान का कॉन्सेप्ट देते हैं, ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उनसे पूछिएगा कभी स्वर्ण लाइब्रेरी में नटराज का मूर्ति क्या कर रहा है। उसमें विश्व के सबसे प्रबुद्ध वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, जहां पर गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, उस परिसर में नटराज की मूर्ति क्या कर रही है। वहां पर सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, सारे वहां चुप हो जाएंगे, ठीक ना। पर वहां समझिएगा सुकरात जैसे विचारक भी सुंदर शिव को एक ही बताया। प्लूटो ने भी कहा सुंदर और परम पूर्ण है, अर्थात शिव के बारे में चर्चा करता है। भारतीय दर्शन जो सुंदर और सत्य है, अर्थात शिव के संदर्भ में बातें जो की जाती है। योगी अरविंद के द्वारा यूरोपीय भारतीय कला के भेद में लिखा कि पश्चिम मानस के रूप में आकर्षक जाल में फंसा हुआ है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत होगी। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको उन आधारों को ढूंढने का प्रयास करना होगा जो मौलिक है, अस्थायी है, चिर कालांतर तक वो प्रभावी रहेगा। तो सोच के देखिएगा इन सब चीजों को। अब भाषा के संदर्भ में देखिएगा, अंग्रेजी भाषा की जो वकालत करते हैं, अंग्रेजी भाषा तो विश्व की सबसे अशुद्ध भाषा है, जहां पर हर चीज का अल्टरनेट आपको देखे। जैसे KNEW को क्या बोलते हैं, KNW को नाउ हम लोग बोलते हैं के साइलेंट है। क्यों साइलेंट रहेगा, या क्यों अपना अस्तित्व समाप्त करके रखा है? ऐसे हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे, क्यों साइलेंट रहेगा। पर भारतीय संस्कृति जो संस्कृत भाषा, उसमें सभी शब्दों का, सभी अक्षरों का मौलिक स्थान प्राप्त है, मौलिक स्वरूप प्राप्त है। तो यह ना ओरिजिनल हुआ कि यह ओरिजिनल हुआ। सोच के देखिएगा कि कोई शब्द साइलेंट हो जाता है किसी शब्द का। मान लीजिए आप 10 लोग हैं, 10 लोगों से संगठन बना हुआ, मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें कोई एक व्यक्ति उसे हम दूध भत्तिया कहते हैं, अर्थात सिंपल सा भाषा में जो पापू खेलते हैं दूध भत्ता है, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं इस पर। यह आपके संगठन में है, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, यह सही है, या इनमें 10 लोगों का समान वैल्यू, वो संस्था ज्यादा इंक्रीज करेगी, ज्यादा डेवलप करेगी। सोच के देखिएगा। तो ये मूलाधार है, यही इसको समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अब सतत विकास में पंचायती राज की भूमिका, यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रित प्रशासन में, और आपको मैं कितनी दफा बोला हूँ, एसडीजी को याद रखिएगा, हर जगह यह काम देगा। तो 24 अप्रैल आज पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में ये चीजें दी गई है। सतत विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए? तो पंचायती राज क्या करता है, बड़ी ग्रामीण आबादी ले से जहां पर गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, मनरेगा जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जन केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। जो आपको हाल ही में देखिएगा तेलंगाना पुरस्कार दिया गया, 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसका प्रथम है वही उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे राजस्थान का निराशाजनक सर्वाधिक रही है। आपको यहाँ पर आपको देखने को पंचायती राज वाला यूपी सिर्फ 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये कैसे कंट्राडिक्शन है, उसके संदर्भ में बातें की गई है। और हम इस कॉन्सेप्ट से पंचायती राज व्यवस्था से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, एसडीजी का लक्ष्य देखिए, सतत विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखते हो सतत लक्ष्य में क्या बात की गई है, कृषि प्रसंस्करण वितरण की बात की गई, कौशल विकास की बात की, ग्रामीण उद्यमिता की बात, उत्पादन अनुकूलन की बात की गई, ऋण बीमा वित्तीय प्रबंधन आदि की बात की गई। ऐसे जो कॉन्सेप्ट है आपको एसडीजी में शामिल, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण की बात की, स्वच्छ पेयजल की बात की गई। सभी चीजें तो आपको पंचायती राज व्यवस्था का विषय तो है ही ना, इसे हम लोग सशक्त करेंगे तो ये भी प्राप्त होगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रयास कीजिएगा उसका उत्तर देने का। अब बुद्ध के संदेश में निहित है जलवायु संकट, इस पर मैंने उस दिन ही चर्चा किया हो, तो आप लोग को क्या करना है, केवल अंडरलाइन चीज किया हुआ उसको एक बार देख लेना है, ठीक ना। उस दिन मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर दिया हूँ, की नोट्स भी दे दिया हूँ, तो आपको ये बस अंडरलाइन वाला चीज देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कुछ है तो पौंची ऐप पर कसा जाएगा शिकंजा, सीतारमन के द्वारा बोला गया। पौंची ऐप वो होता है जो आपको बरगलाता है, कहने का मतलब पौंजी ऐप उसे कहते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, आपको 1 लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं, 5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, जैसे आपको लुभावने आपको दी जाती है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और चीजें पैसा लेकर वो फरार हो जाए, जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिला था। इस प्रकार पर सरकार अब क्या करेगी, नकल कसने का प्रयास करेगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है
गुयाना में विकास यात्रा, भारत बनेगा साझेदार। तो इसके लिए देखिएगा, भारत जो गुयाना के राष्ट्रपति ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट पर लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर बात की गई है। साथ ही भारत के जो विदेश मंत्री है गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, इनके द्वारा। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे थोड़ा सा क्या करना है आप लोग के बाद कवर कर लेना। पीटी फैक्ट में किसी देश के प्रधानमंत्री का भी नाम पूछ देता है, राष्ट्रपति का भी नाम पूछ देता है, स्टेट पीसीएस वाले में, तो उसको कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, रूस ने कहा कि पूर्ण निर्यात प्रतिबंध लगाया तो खाद्यान्न समझौते से हट जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जो खाद्यान्न जो समझौता उसके तहत बाहर आता, रूस बाहर हो जाएगा। और ये देखिए, लगातार किसी भी देश पर अतिरिक्त दबाव डालिएगा तो यही समस्या होती है। अमेरिका भी कभी न कभी इस सब चीज़ों को लेकर किया था, यूनेस्को से बाहर गया, बौद्धिक संपदा से बाहर गया, ये सब चीज़ें बाहर गया था कि हम अलग हो जाएंगे क्योंकि सही नहीं है ये सब चीज़ें। तो उसी मामले में G7 के देश, जैसे G7 के देश जो अमेरिका, जर्मनी, जापान, आपको कनाडा, फ्रांस, इटली देश जो वो क्या कहते हैं, ये सब बातें बोले हैं। तो खाद्यान्न संकट अगर ऐसा हुआ तो खाद्यान्न संकट उभरेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन विश्व के 35% ज़्यादा खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ निर्यात करते हैं। तो सोच के देखिएगा, ये जो दो देश है विश्व को 35% अधिक खाद्यान्न निर्यात करते हैं, तो समस्या तो उत्पन्न होगा ही ना। तो ये सब चीज़ें समझने वाली जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ। सब्र के साथ चीज़ें देखिएगा, किसी दिन नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो को देखकर अपना एक्सपेंड कीजिएगा समय, जो भी महत्वपूर्ण समय आप लोगों का है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पर चीज़ें कुछ पर्सनल वर्क हो जाता है तो जाना पड़ जाता है कहीं, तो जिसके वजह से चीज़ें हो जाती है। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं नई वीडियो एनालिसिस से। धन्यवाद, जय हिंद।